हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइज। आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे 29 सितंबर को हुए कॉमर्स वाले सब्जेक्ट के एग्जाम का, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड दोनों शिफ्ट का हम आज एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए गाइज, मैं पहले बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस है, जो टॉपिक हैं, मुझे स्टूडेंट्स ने बताए हैं। जो टॉपिक उनको याद रहे उन्होंने मुझे बता दिए। अगर आपने पेपर में अपीयर किया है और आपको कोई क्वेश्चन याद है, अगर आप शेयर करना चाहते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो किस तरह के क्वेश्चन और पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से और डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो सेकंड शिफ्ट से मुझे मिले हैं। फर्स्ट शिफ्ट से काफ़ी कम स्टूडेंट्स थे, तो मुझे वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाए। सो गाइस, क्वेश्चन था आपका, इफ सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योरेंस ऑफ शिप मरीन इंश्योरेंस नॉन एज। मरीन इंश्योरेंस जो होता है उसमें अगर शिप का ही इंश्योरेंस करवाया जाए तो उसको किस तरह का इंश्योरेंस माना जाएगा? कार्गो इंश्योरेंस, फ्रेट इंश्योरेंस, हल इंश्योरेंस या फिर वॉयज इंश्योरेंस। तो गाइस देखिए, अगर हम शिप में रखे हुए सामान का इंश्योरेंस करवाएंगे तब तो वो उस केस में कार्गो वाले इंश्योरेंस की पार्ट हो जाएगा वो। बट अगर हम शिप का ही इंश्योरेंस करवा लें, मतलब सामान का नहीं करवा रहे, वो तो अलग चीज़ है। शिप का इंश्योरेंस करवा रहे हैं, जैसे कार का इंश्योरेंस नहीं होता कि एक तो होता है कार का इंश्योरेंस, कि जब कार ट्रैवल करती है तो कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो बदले में आपको पैसे मिल जाते हैं। ऐसे ही शिप का इंश्योरेंस होता है कि जब शिप अगर डूब जाए या कुछ नुकसान हो जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, तो उस केस में आपको जो पैसे हैं वो मिल जाते हैं इंश्योरेंस। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम हल इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं। सो इंश्योरेंस ऑफ द वेसल इज जनरली नॉन एज हल एंड मशीनरी, HAN के नाम से जानते हैं। अ मोर रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म इज कवर इज टोटल लॉस ओनली एंड जनरली यूज्ड एज री इंश्योरेंस विच ओनली कवर्स द टोटल लॉस ऑफ द वेसल एंड नॉट एनी पार्शियल लॉस। तो गाइस, जब वेसल डूब जाता है या नुकसान हो जाता है तब जाकर के इसका जो इंश्योरेंस है वो आपको कवर दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। इसके अलावा गाइस, क्वेश्चन पूछा गया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे। मैंने आपको बताया भी था कॉमर्स में, जब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको करने ही करने, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, हर साल बनता है, चाहे डायरेक्ट बने चाहे इनडायरेक्ट बने, बट क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1, 12, 24, 38, ये 4 जो है आपसे पूछे गए थे। तो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड अलग अलग हैं। ये जो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछे गए थे वो इंडिया के पूछे गए थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको आंसर करना था। ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हुए हैं, तो वो वाले जो है ये आंसर नहीं करने, आपको करना है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, जो कि इंडिया ने बना रखे हैं इंडिया के अपने कंपनीज के लिए। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैं बता दूं, ये 1, 12, 24, 38, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। जो 1 है दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हो जाएगा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। देन उसके बाद 12 है दैट इज इनकम टैक्स से रिलेटेड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12। देन 24 है दैट इज रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 24। और उसके बाद एक आपका और है दैट इज 38 वाला। तो 38 जो है वो है आपका इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड। मैं दिखा देता हूँ, दिस इज इंटेंजिबल एसेट। तो गाइज अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस वाले पेज का, जिनके अभी एग्जाम होने बाकी हैं, बिकॉज कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी हैं, लाइक कॉमर्स के कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनके एग्जाम अभी होने बाकी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको याद कर लेना, बिकॉज दोबारा से यहाँ से इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को डेफिनेटली मिल सकता है। इसके अलावा गाइस, क्वेश्चन पूछा गया था आपका दैट इज पॉसिबल इफेक्ट क्या हो सकते हैं अगर प्राइस सीलिंग कर दी जाए बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस। तो अगर इक्विलिब्रियम से भी कम प्राइस कर दिया जाए, जो कि गवर्नमेंट करती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो जो राशन वगैरह बंटवाती है ना गवर्नमेंट, तो सपोज करो अगर चावल मार्केट में बिक रहा है 30 रुपये किलो, ठीक है, तो वही सेम चावल जो है आपको राशन की दुकान में मिल जाएगा कुछ ऐसी 8-10 रुपये के आसपास, या शायद इससे भी कम। तो ये क्या है, गवर्नमेंट एक तरीके से हेल्प कर रही है गरीबों की, ताकि एक तरीके से उनमें ज़्यादा बर्डन ना पड़े। और भी काफ़ी अलग अलग तरीके से जो है प्राइस सीलिंग करी जाती है, जो गवर्नमेंट देखती है कि भाई किसानों को बहुत बड़ी लेवल पर प्रॉब्लम हो रही है, फिर किसान जो है अपना प्राइस इतना कम हो गया उनका कि उनको बहुत नुकसान हो रहा है, लोग डेथ अपना सुसाइड वगैरह कर रहे हैं, तब गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग कर देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसे कहते हैं। तो उस केस में भी काफ़ी हेल्प हो जाती है। सो गाइस, प्राइस सीलिंग से क्या नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ सकते हैं इसके, ये पूछा गया था। तो कैरी लॉन्ग टर्म डिसएडवांटेज हो सकते हैं इसके, सच एज शॉर्टेज वगैरह हो सकती है सामान की, क्योंकि प्राइस जब कम कर दोगे तो लोग ज़्यादा परचेज करना स्टार्ट कर देंगे, तो शॉर्टेज हो जाएगी सामान की। एक्स्ट्रा चार्जेस बाद में पे करने पड़ सकते हैं। लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट जो है आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब आपको पता है कि जब प्राइस कम हो जाता है किसी चीज़ का या फिर कम कर दिया जाता है, तो लोग फिर क्वालिटी भी कम करना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि प्राइस तो कम कर ही दिया है, चलो ठीक है, हल्की क्वालिटी का यानी कुछ कम क्वालिटी का माल सेल कर दो। इकोनॉमिक्स वरी दैट प्राइस सीलिंग कॉज अ डेड वेट लॉस टू एन इकोनॉमी मेकिंग इट मोर इनएफिशिएंट। तो गाइस यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग जो है ना, ब्लैक मार्केटिंग बड़े लेवल पे देखी जाती है। जब प्राइस सीलिंग कर दी जाती है तो ब्लैक मार्केटिंग होने लग जाती है,
लोग जो हैं चुपके से सामान सेल आउट करना स्टार्ट कर देते। तो ये कुछ नेगेटिव इंपैक्ट है गाइस। इसके अलावा गाइस देखिए, मैंने आपको बताया था जब मैंने कॉमर्स का टॉपिक बता रहा था कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे नहीं देखा तो देख लेना। वो वाली वीडियो है ना जिसमें मैंने बताया था कि कॉमर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, वो हमारी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, तो आप एक बार गो थ्रू करके चेकआउट कर सकते हो। देखिएगा, मैं इस वाली वीडियो की बात कर रहा हूँ, जब आप हमारे चैनल पे विजिट करोगे, मैं इस वाली वीडियो की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये वीडियो है यूजीसी नेट मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स। तो इस वाली वीडियो को आप देख सकते हो जिनके एग्जाम अभी होने बाकी हैं, ताकि आपको यहाँ से आइडिया लग जाए। और अगर आपके एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो फॉर द नेक्स्ट सेशन। तो गाइज मैंने यहाँ बताया था कि जो इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, या तो थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, फिर डायरेक्ट पूछ लेंगे कि इसके फादर कौन है। सो एब्सोल्यूट एडवांटेज है, फैक्टर इंडोमेंट, फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल करके थ्योरी है, और एक कंपैरेटिव एडवांटेज। तो ऐसे देखिए, जो आपकी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है वो बनाई थी हमारे एडम स्मिथ ने, और इसके बाद कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी बनाई थी डेविड रिकार्डो ने, और फैक्टर इंडोमेंट जो थ्योरी वो बनाई थी हेक्सर ओलिन ने। तो जो बच गई दैट इज फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल, दैट इज मिनास। इनका पूरा नाम कुछ और था, एग्जैक्ट नाम नहीं बताया बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने बताया कि सर इतना ही याद था, कंप्लीट नाम याद नहीं था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अब गाइस देखिए, इससे पहले क्वेश्चन ये पूछा गया था लास्ट ईयर 2021 या 2020 की बात है, कि पहले कौन सी थ्योरी बनाई गई थी। तो पहले मर्केंटाइलिज्म सबसे ओल्ड थ्योरी यही वाली थ्योरी मानी जाती है। उसके बाद फिर एब्सोल्यूट एडवांटेज बनी, फिर कंपैरेटिव एडवांटेज बनी, फिर फैक्टर प्रोपोर्शन, फिर इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, फिर न्यू ट्रेड थ्योरी, फिर नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो इस तरीके से थ्योरी का इन्वेंशन हुआ है गाइस। ये इस पूछा गया था कि सबसे पहले थ्योरी कौन सी आई, एक आपको कंप्लीट बताना था इस तरीके से प्रोसेस वाइज कि सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना था। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह के बन जाते हैं गाइस, तो आप इसको अच्छे से याद कर लो। वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कौन सी थ्योरी किस तरीके से बनी थी। डेविड रिकार्डो की जो थ्योरी है वो कंपैरेटिव एडवांटेज वाली है। एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी एडम स्मिथ ने दी थी 1776 के आसपास। हेक्सर ओलिन की जो थ्योरी है वो है आपकी कंपैरेटिव एडवांटेज इन इंटरनेशनल ट्रेड। सॉरी गाइस, मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पर। ये जो थ्योरी है ये वाली नहीं है, ये हेक्सर ओलिन की थ्योरी होती है फैक्टर इंडोमेंट वाली, जो मैंने अभी आपको बताया ना ऊपर, फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी ये वाली। फैक्टर प्रोपोर्शन बोलो फिर फैक्टर इंडोमेंट बोलो, कुछ हटके भी नाम होते हैं इनके, ठीक है। कई मतलब एक थ्योरी के अलग अलग नाम भी हो सकते हैं। तो जो फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी है ना ये वाली, ये हेक्सर ओलिन की थ्योरी है। तो ये इस तरीके से गाइस इनको याद रखना, आपको भूलना नहीं है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। गाइस क्वेश्चन पूछा गया था प्रेजेंटिव टैक्सेशन के ऊपर कि प्रेजेंटिव टैक्सेशन क्या है। सो प्रेजेंटिव टैक्सेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ इनडायरेक्ट मींस ऑफ a certain tax liability which differ from the usual rules based on the taxpayers accounts। तो गाइज इनडायरेक्ट मेथड जो होता है टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट करने का, उसी को हम प्रेजेंटिव टैक्सेशन कहते हैं। तो अगर हम सेल्स वगैरह कैलकुलेट करोगे, आप कंप्लीट चीज़ें कैलकुलेट करोगे, एक एक चीज़ निकालोगे बैठ करके, डिडक्शन निकालोगे बैठ करके, तब तो वो डायरेक्ट तरीका हो गया। एक होता है इनडायरेक्ट तरीका, जिसमें आपके जितना भी टर्नओवर था उसका डायरेक्ट 50% के आसपास जो है आप डिक्लेयर कर सकते हो कि इतना मुझे प्रॉफिट हो सकता है। और अलग अलग बिजनेस का अलग अलग भी होता है। तो कहने का मतलब है कि जो प्रेजेंटिव टैक्सेशन है, प्रकल्पित कराधान, वो इनडायरेक्ट मेथड होता है टैक्सेशन कैलकुलेट करने का। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था गाइस, ये एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गाइस विवाद विश्वास 2020 स्कीम आई थी गवर्नमेंट की तरफ से, एक एक्ट एक तरीके से बना दिया गया था बिल पास करके, विवाद से विश्वास करके एक स्कीम आई थी। तो इसमें ये बोला जा रहा था कि सेटलमेंट कर दो अपना डिस्प्यूटेड टैक्स वगैरह जो भी आपका इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, फीस इन रिलेशन टू असेसमेंट और रीअसेसमेंट ऑर्डर ऑन पेमेंट ऑफ 100% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स। तो 100% डिस्प्यूटेड टैक्स आपको पे करना है, 25% ऑफ द डिस्प्यूटेड पेनल्टी और इंटरेस्ट और फीस। तो 25% का जो रेट है वो अलग से यहाँ पर गिवन था। तो ये जो क्वेश्चन था आपका एग्जाम में पूछा गया था, ऐसे स्टूडेंट्स ने बताया है। इसके बाद गैस क्वेश्चन पूछा गया था कि सेकेंडरी रिजर्व क्या होते हैं बैंकों के, बैंक का सेकेंडरी रिजर्व क्या होता है। सो सेकेंडरी रिजर्व आर द एग्रीगेट ऑफ हाईली लिक्विड अर्निंग एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश क्विकली। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे एसेट इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जैसे कि ट्रेजरी बिल हो गया, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई। तो अगर बैंक ने इस तरह की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है तो उसको कहा जाएगा सेकेंडरी रिजर्व ऑफ द बैंक। तो वैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको दोबारा से पढ़ लेना। वैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको पढ़नी है ना। इसके बाद गाइस पूछा गया था की मैनेजमेंट पर्सनल पे, कि भाई कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग की मैनेजमेंट पर्सनल कौन कौन होते हैं। सो सेक्शन 251 जो है कंपनी एक्ट के, इस बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर उसने 5 जो है लोगों के नाम बता रखे हैं। ये गाइस याद कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था आज। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ होता है, दैट इज मैनेजिंग डायरेक्टर, एक ही बात है कि या फिर ये बोलो फिर ये बोलो, एक ही बंदा है वो। देन उसके बाद चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी इसका पार्ट होता है, मैनेजर भी इसका पार्ट होता है,
कंपनी सेक्रेटरी भी इसका पार्ट होता है एंड होल टाइम डायरेक्टर भी इसका पार्ट होता है। सो दीज आर दी 5 पर्सन जो कि आपके की मैनेजरियल पर्सन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं KMP, की मैनेजरियल पर्सन के जो है एक तरीके से यहाँ पर ये लोग इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ऐसे ये क्वेश्चन पूछा गया था और बच्चों ने बताया कि बहुत लेंथी पेपर था। लेंथी का इन द सेंस कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, जैसे यहाँ 5 ऑप्शन गिवन है, अब आपको एक आंसर बताना है, ABCD 4 ऑप्शन दे दिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है A एंड B, फिर लिखा हुआ है BC एंड D, फिर लिखा हुआ है D एंड A, ऐसे करके भाई 4 ऑप्शन तो आपको पढ़ने ही है, प्लस यहाँ पर और 5-7 ऑप्शन ऐसे गिवन होते हैं जिनको आपको पढ़ करके यहाँ पे आंसर ऑप्शन में चूज करके फिर आंसर करना पड़ता है। तो इस वजह से बहुत लेंथी पेपर हो जाता है। हमें लगता है एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का मतलब एक स्टेटमेंट पढ़ लो, 4 ऑप्शन पढ़ लो, जबकि अब ऐसा नहीं है। अब आपको पहले 5-6 चीजें पढ़नी पड़ती हैं, उनको समझना पड़ता है, फिर ऑप्शन में आपको मैच करना पड़ता है कि इनमें कौन कौन जो है आपके ऑप्शन में आ सकेगा, और फिर वो जो है आपका आंसर बनता है। तो इस वजह से काफी लेंथी पेपर स्टूडेंट्स ने बताया, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे। बच्चों ने बताया कि स्टेटमेंट इतने, स्टेटमेंट नंबर 1, फिर स्टेटमेंट नंबर 2, इस तरह के क्वेश्चन बन रखे थे। अब आंसर में गिवन होता है ABCD करके, बताओ स्टेटमेंट नंबर 1 तो ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, या दोनों फॉल्स है, या दोनों ट्रू है, इस तरीके से क्वेश्चन बन रखे थे। प्लस असर्शन एंड रीजन, एक ये टॉपिक है जो कि बार बार बन रहा है एग्जाम में आपका, है ना। तो गाइस असर्शन रीजन के ऊपर तो मैंने वीडियो बना भी रखी है, उसको नहीं देखा तो देख लेना, उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा गाइस न्यू टैक्स लैब पे क्वेश्चन था 2021-22 का जो टैक्स लैब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो न्यू टैक्स लैब के अंदर आई थिंक ये क्वेश्चन था कि 5%, फिर 10%, फिर 12%, फिर 15%, फिर 20%। आपको ये बताना था कि इसमें कौन सा नहीं है। तो गाइस 12% नहीं होता, देखो चेक करो यहाँ पर, किसी भी नया चेक कर लो चाहे पुराना चेक कर लो, ये पुराना सिस्टम था, ये नया वाला सिस्टम अभी जो गवर्नमेंट लेके आई है, तो इसमें 12% तो होता ही नहीं है। तो ये आंसर था, मतलब 12% नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा 5, 10, 15, 20। तो गाइज ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने अपने क्रैश कोर्स में, जो मैंने क्रैश कोर्स करवाया था आपको अपनी ऐप पर, कंप्लीट क्रैश कोर्स जो हमने कवर किया था ऑल 10 यूनिट्स का, उसमें मैंने आपको टैक्स लैब बताए थे, बहुत डिटेल में बताया था मैंने आपको। मैंने उसमें 2 टैक्स लैब बताए थे, एक जनरल पब्लिक का बताया था जिनकी एज 60 साल से कम होती है, और एक बताया था सीनियर सिटीजन का जिनकी एज 60 से ज़्यादा होती है। एक होता है सुपर सीनियर सिटीजन SSS करके, वो होते हैं 60 से 80 साल वाले, तो आई मीन 80 साल से ज़्यादा वाले, तो फिर वहाँ पर उनका टैक्स स्लैब भी थोड़ा सा अलग होता है। तो मैंने तीनों के बारे में बताया था, प्लस मैंने बताया था कि कौन कौन से रिटर्न के फॉर्म भरे जाते हैं, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जो रिटर्न की फॉर्म फिल किए जाते हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही रहते हैं। सो इसलिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न की फॉर्म भी अच्छे से पता होने जरूरी है, जो कि मैंने कवर करे थे अपने क्रैश कोर्स में। स्टूडेंट्स ने कराया तो फिर उनका हो गया होगा, है ना। गाइस ये जो है आपका अमाउंट होता है, और ये जो है आपके टैक्स लैब होते हैं, इनको आप अच्छे से एक बार ऑब्जर्व कर लो। वैसे तो मैंने प्रीवियस क्लासेस में, आई मीन क्रैश कोर्स में मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। गाइस अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो पूछा गया था कि प्रेफरेंस शेयर्स की मैक्सिमम लाइफ कितनी होती है। सो प्रेफरेंस शेयर्स की इंडिया में मैक्सिमम लाइफ होती है 20 साल की, 20 ईयर्स की फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। इससे ज़्यादा जो है कंपनी 2013 के हिसाब से इससे ज़्यादा टाइम के लिए इशू नहीं किया जा सकता। तो 20 इज द राइट आंसर। इसमें कुछ ऐसे ऑप्शन गिवन थे 5, 10, 15, 20 करके, सो 20 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था टैगलाइन ऑफ कंपनीज का, जैसे स्टे स्ट्रॉन्ग, ये कौन सी कंपनी की टैगलाइन है, जीत की ओर, ये कौन सी कंपनी की है, लेट्स अनस्टीरियोटाइप इंडिया करके, देन फ्रीडम टू लव। अब ये कंपनी की टैगलाइन है, जो कि कंपनी के नाम गिवन थे, अब एग्जैक्ट नाम याद तो है नहीं, तो इसलिए हमने डाला नहीं। आप अगर आपको पता है, जैसे स्टे स्ट्रॉन्ग है, स्टे स्ट्रॉन्ग मॉम, ये मॉम है कंप्लीट, यहाँ पे ये था स्टे स्ट्रॉन्ग मॉम करके है, मैंने लिखना भूल गया यहाँ पर। तो गाइस इसका कमेंट करके बताना कि कौन सी कंपनी की टैग लाइन है। जीत की ओर जो है कौन सी कंपनी की टैग लाइन है, आप कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि ये जो एग्जैक्ट है हमें भी आइडिया नहीं कि कौन सी कंपनी की क्या चल रहा है इसमें। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था कि होम लोन जो बैंक देती है उसका प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले जो बैंक है वो क्या चेक करती है, तो सबसे पहले कंपनी बैंक आई थिंक चेक करती है आपका क्रेडिट स्कोर, कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है। फिर उसके बाद बाकी चीज़ें होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रोसेस जो भी रहते हैं, वो प्रोसेस जो है वो फिर किए जाते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था होम लोन से रिलेटेड। गाइस इसके अलावा क्वेश्चन पूछा था कि हॉलीडे टैक्स का जो आप एग्जम्पशन लेते हो टैक्स भरने में, तो कौन सी सेक्शन के तहत लेते हो। तो सेक्शन 80 IA करके जो है वो जो है आपका टैक्स हॉलीडे से रिलेटेड है। तो ये जिसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा गाइस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे देखो 2 क्वेश्चन बने थे आपके कॉमर्स में, 5-5 क्वेश्चन बने थे, टोटल 10 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन का मतलब हर क्वेश्चन की 2 नंबर की वेटेज, मतलब 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स का आपका केवल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था। तो एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टफ था
और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ईजी था। ऐसा स्टूडेंट ने बताया कि सर दोनों ईजी नहीं थे, एक टफ था एक ईजी था। तो इस तरीके से रहा है। और अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टफ लगता है तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, नहीं देखी तो देख लेना। सिंपली आप हमें यूजीसी नेट मेंटर यूट्यूब पे सर्च करना, यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लिखोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी, देख लेना। ये पेपर 1 2 दोनों में काम आपके आने वाली है। इसके अलावा गाइस देखिए, जो आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा एक ब्रेक इवन एनालिसिस होता है, ब्रेक इवन एनालिसिस, इस पे क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रेक इवन पॉइंट पे, है ना। और इसके अलावा गाइस जो आपका मटेरियल यूजेस वेरिएंस होते हैं, है ना, बजटरी कंट्रोल, मटेरियल यूजेस वेरिएंस करके, उस पे क्वेश्चन पूछा गया था। वेरिएंस पे तो एक आध क्वेश्चन बनता ही बनता है आपके एग्जाम में, है ना। इसके अलावा आपका आई थिंक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, एक्टिविटी बेस्ड पे क्वेश्चन था। स्टूडेंट ने बताया कि इस टॉपिक पे भी क्वेश्चन जो था आपके एग्जाम में पूछा गया था। अच्छा, इनकम टैक्स में इस तरह के क्वेश्चन बने जिसमें सेक्शन पूछे जा रहे हैं आजकल सेक्शन पूछते हैं कि बताओ भाई, एजुकेशन से रिलेटेड होम लोन, अगर आपने एजुकेशन से रिलेटेड लोन लिया है तो सेक्शन किस सेक्शन के अंदर आपको उसमें जो है छूट मिलेगी। ऐसे ही अगर आपने मेडिकल वगैरह के लिए ले रखा है लोन तो उसमें किस तरह से छूट मिलेगी। तो इसके सेक्शन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो गाइस सेक्शन अच्छे से याद कर लो, तो इससे डेफिनेटली आपको एडवांटेज मिलेगा, है ना। और गाइस देखिए, अगर आप कंप्लीट क्रैश कोर्स करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, हमारे पे अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पे कुछ फ्री लेक्चर्स अवेलेबल है। आई थिंक 6 क्लासें अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6, और 6 की 6 इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। तो ये यूट्यूब पे कंप्लीटली फ्री में अवेलेबल है। इसको आप यूजीसी नेट कॉमर्स लेक्चर्स करके देख लेना। हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर कॉमर्स के आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इन लेक्चर्स को आप गो थ्रू कर सकते हो। कंप्लीट क्रैश कोर्स में इसी तरीके से चीज़ों को कवर किया हुआ है जैसे इन 6 लेक्चर्स में मैंने कवर किया हुआ है। तो आप डेमो देखने के लिए इन 6 लेक्चर्स को देख लेना। अदरवाइज अगर आपका एग्जाम अभी होना बाकी है तो भी आप इन लेक्चर्स को देख सकते हो। यहाँ से भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ पर कवर किए हुए हैं। तो करना क्या है, सिंपली आप यूट्यूब चैनल पर जाओगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जैसे आप जाओगे तो यहीं पे आपको दिख जाएगा। हाँ जी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला कॉमर्स का दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहीं पर कॉमर्स के लेक्चर जो है विजिबल हो जाएंगे, आप इनको अटेंड कर लेना। और गाइस देखिए, अभी तक जिन्होंने यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल नहीं करी तो इंस्टॉल कर लो अपने मोबाइल फोन में। ये हमारे एंड्रॉइड ऐप अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पे, तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। जो अपकमिंग सेशन 6 मंथ, जो अभी दिसंबर वाला एग्जाम है उसके 6 महीने 12 महीने वाले जो कोर्सेज है वो स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। और अभी 1-2 दिन का रेस्ट ले लो, अगर आपका एग्जाम अभी जस्ट हुआ है तो आप 1-2 दिन का रेस्ट ले सकते हो। फिर 6 मंथ या 12 मंथ का कोर्स स्टार्ट कर सकते हो। कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड आपकी स्टडी रहेगी। देखिए गाइस, कॉमर्स का इतना बड़ा सिलेबस है जिसको 1 से 2 महीने में कवर नहीं किया जा सकता। आप लोग क्या सोचते हो कि जब फॉर्म निकलेगी तब पढ़ना स्टार्ट करोगे, बस वहीं गड़बड़ कर देते हो। तो फॉर्म निकलने का वेट मत करो, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, बेस्ट रहेगा। देखिए गाइस, ये कंप्लीट क्रैश कोर्स में आपको एक बार जल्दी से इसको प्रीव्यू करवा देता हूँ। ये पेपर 1 है, यहाँ पर ये कॉमर्स है, दोनों कॉम्बो कोर्स अवेलेबल है। अगर आप ओनली कॉमर्स करना चाहें तो भी कर सकते हैं, अगर आप ओनली पेपर 1 करना चाहें तो भी कर सकते हैं। मिनिमम 6 मंथ आपके रिक्वायर्ड होते ही होते हैं। जब फॉर्म निकलेंगे तब का वेट ना करो, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बेहतर रहेगा। देखिए जैसे कॉमर्स का कोर्स है ये, तो आप देखेंगे यूनिट 1 2 3 4 इस तरीके से यूनिट वाइज चीजों को कवर किया हुआ है। और एक एक यूनिट को इस तरीके से कवर किया हुआ है कि कुछ भी छूटेगा नहीं आपका। एक एक टॉपिक को, जो भी आपके सिलेबस का पार्ट है, सबको ही कवर किया हुआ है। यूनिट 10 तक देख सकते हैं आप, इनकम टैक्स है, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, सबको कवर किया हुआ है। सभी के मॉक टेस्ट अवेलेबल है, सभी के नोट्स अवेलेबल हैं, और वीडियो लेक्चर्स तो अवेलेबल हैं ही इसके अंदर। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दिखा देता हूँ ओपन करके। तो आप देखेंगे एक क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया। आप देखिए यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग भी है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, बजटरी कंट्रोल है, प्रोसेस कॉस्टिंग है। तो आप देखेंगे कि एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। एक सिंगल टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ। देखिए रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, है ना, ऑडिटिंग। और इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। जैसे मैं आपको इनकम टैक्स ओपन करके दिखाता हूँ, ये देखिए अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के अंदर आप देखिए मॉक टेस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मॉक टेस्ट लगाने बहुत जरूरी है, बिकॉज एग्जाम में क्या होता है कि अब आपका एग्जाम जो है वो ऑनलाइन हो रहा है, तो ऐसे में मॉक टेस्ट लगाने बहुत जरूरी है। जैसे इनकम टैक्स है, आप देखिए इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स के बेसिक कंसेप्ट, फिर रेजिडेंशियल स्टेटस, इनकम टैक्स स्लैब क्या है, आईटीआर, एग्जम्प्टेड इनकम कौन कौन सी है, एग्रीकल्चर इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम कैसे होता है, डिडक्शन कौन कौन से मिलते हैं, असेसमेंट कैसे किया जाता है इंडिविजुअल्स का, डबल टैक्सेशन क्या होता है, टैक्स प्लानिंग कैसे करते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग क्या होती है। तो आप देखेंगे हर एक टॉपिक को कवर किया हुआ है। टैक्स कंसिडरेशन, स्पेसिफिक केसेस, डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स क्या होता है। तो जो भी आपके सिलेबस का पार्ट है कि टॉपिक को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से बेसिक तरीके से कवर किया हुआ है।
तो गाइस देखिए यहाँ पर दोनों ही कोर्स अवेलेबल है, पेपर 1 भी अवेलेबल है और पेपर 2 भी अवेलेबल है। आप ओनली पेपर 2 करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, 1 करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। आप करना क्या है, फटाफट से इसको स्टार्ट कर लो, बिकॉज जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बेहतर रहेगा, उतने ज़्यादा ही अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। जितना लेट करोगे, क्योंकि टॉप 6% में आना बहुत मुश्किल काम हो गया है, पेपर का लेवल बढ़ गया है पहले के कंपैरिजन में, तो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो टॉप 6% में आना है तो जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आप अपने टारगेट के पास पहुंच जाओगे। सो गाइज इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल फोन पर, फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। गाइज अभी तक देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा यूजीसी नेट मेंटर के नाम से, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर लेना, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।